गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी स्टार्ट इन क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, जो सब्जेक्ट जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इसमें अपन चैप्टर जो ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 35, उसका आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 35 का जो नाम है दैट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। बेसिकली डियर फ्रेंड्स, बोर्ड जो राजस्थान बोर्ड ने जो जेनेटिक्स में 3 चैप्टर अपने दे रखे। बेसिकली अपन जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स में आपके 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 35, चैप्टर नंबर 36 एंड चैप्टर नंबर 37। और बोर्ड ने जो इनका जो मार्क जो डिसाइड कर रखा है, अभी तक जो मार्क्स डिवाइड कर रखे हैं, दे आर 5 इन मार्क्स। मतलब 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है दे आर कमिंग फ्रॉम दी जेनेटिक्स एंड 3 जो इनके चैप्टर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो टुडे अगर अपन चैप्टर का नाम से ही अपन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट अपन जेनेटिक्स स्टडी करेंगे और तीनों चैप्टर अपने साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते रहेंगे। बेसिकली जेनेटिक्स है क्या, देखते हैं डियर फ्रेंड्स जेनेटिक्स क्या है। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग साइंस, इंटरेस्टिंग मतलब इसमें किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड डेटा बेस्ड साइंस, जिसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स है, वो भी अपन को क्लियर करते हुए चलेंगे। और 101% जेनेटिक्स को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। तो अपन देखते हैं कि जेनेटिक्स है क्या। देखना डियर फ्रेंड्स, एज वी नो दैट द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय, जो टर्म जेनेटिक्स है, टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट विलियम बैटसन। विलियम बैटसन ने जेनेटिक्स जो है वह टर्म दिया था, विलियम बैटसन। एंड ग्रिगोर जॉन मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ग्रिगोर जॉन मेंडल प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जेनेटिक्स, the term genetics was given by a great scientist William Batson, and Gregor John Mendel was known as the father of genetics because genetics के जब शुरुआत में जो वर्क किया था वो मेंडल ने बहुत ज़्यादा किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, बात आती है कि जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, देखते हैं कि जेनेटिक्स इज व्हाट। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ 2 things. It is the branch of science which deals with 2 things. One is heredity, and another is variations. One is what? Heredity. मतलब अगर इसकी जेनेटिक्स की अपन डेफिनेशन बोले, it is the branch of science which deals with the study of heredity and variations is called as genetics. रिवाइज कर लेता हूँ। It is the branch of science which deals with the study of heredity and variations is called as genetics. Okay, heredity is what? Heredity is also called as inheritance. इसको अपन क्या बोलते हैं? Inheritance भी बोलते हैं। It is what? Heredity को अपन inheritance भी बोलते हैं। The term heredity or inheritance was given by a great scientist Spencer. Spencer ने जो है heredity या inheritance term दिया था। अब dear friends, inheritance है क्या? अपन सब जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन। जो भी कैरेक्टर्स है अपन को अपने जो पेरेंट्स जो होते हैं वो ही अपन को कैरेक्टर्स देते हैं वाया गैमेट्स। चाहे स्पर्म्स की बात कर लो, चाहे एग की बात कर लो, उनके थ्रू जो भी कैरेक्टर्स है दे आर ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी यही है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन is called as इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इनहेरिटेंस किसके हेल्प से होता है? इट अकर्स वाया गैमेट्स। वापस रिवाइज करते हैं। जेनेटिक्स इज व्हाट? कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। एंड व्हाट इज द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज व्हाट? कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके, इट अकर्स वाया गैमेट्स। बात करते हैं वेरिएशंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशंस की बात करते हैं। वेरिएशंस क्या है? देखते हैं कि वेरिएशंस
वेरिएशंस क्या है? देखना डियर फ्रेंड्स, अपन सब जानते हैं कि अपने जो करेक्टर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमेशा क्या होता है, करेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। फिर भी वी आर डिफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट द क्लोन, वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर फादर और आवर मदर, और वी आर नॉट द क्लोन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर ब्रदर और सिस्टर। मतलब अपने अंदर कई सारे डिफरेंसेस है। वी आर डिफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, we are also differ from our brother and sister. तो it is what? It is variations. मतलब the differences among individual of same species. Differences among individuals of same species. एक ही स्पीसीज के अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनमें जितने भी डिफरेंसेस है, जो भी डिफरेंसेस है, जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, दीज ऑल डिफरेंसेस आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशन इज व्हाट? वेरिएशन इज व्हाट? डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में जितने भी अलग अलग मेंबर्स हैं उनमें जो जो डिफरेंसेस होते हैं दे आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। फिर बात करें कि वेरिएशंस के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली डियर फ्रेंड्स, वेरिएशंस के कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो बोर्ड ने अपने सिलेबस के अंदर देखे तो बेसिकली जो वेरिएशंस है बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने वेरिएशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट के अंदर देखना कौन कौन से हैं। वन इज, इससे पहले अपन देख लें कि वेरिएशंस का कॉज क्या है। पहले अगर देख लें कि वेरिएशंस किसकी वजह से होते हैं, क्यों होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने 11th के अंदर साइटोलॉजी पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने मियोसिस पढ़ा मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट जो है, मियोसिस फर्स्ट में देयर इज अ स्टेज प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में स्टेज इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज पैकाइटिन। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पैकाइटिन के अंदर अ फिनोमेना इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर व्हिच इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। सो फॉर वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर इज रेस्पॉन्सिबल। क्रॉसिंग ओवर होगा जिसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम के सेगमेंट जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके सेगमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। एंड ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस अकर्स। और भी वेरिएशंस का एक और रीजन है म्यूटेशन जो है वो भी वेरिएशंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वेरिएशंस क्या है कि वेरिएशंस इज व्हाट द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है कि वेरिएशंस के लिए 2 जो है फिनोमेनन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है क्रॉसिंग ओवर और एक होता है म्यूटेशन। क्रॉसिंग ओवर डियर फ्रेंड्स कब होता है, पैकाइटिन स्टेज के अंदर होता है। पैकाइटिन कब होता है, प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। देखना डियर फ्रेंड्स, टाइप ऑफ वेरिएशंस पढ़ने से पहले अगर अपन थोड़ी सी चीज बात करें कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग। वन इज कॉल्ड एज सोमेटिक सेल। एक को क्या बोलते हैं अपन लोग, सोमेटिक सेल बोलते हैं, और एक को बोलते हैं जर्म सेल्स, और वी आर आल्सो कॉल्ड इज जर्मिनल सेल। मतलब देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। वन इज कॉल्ड एज सोमेटिक सेल, अनदर इज कॉल्ड एज जर्म सेल्स। Somatic cell is what? The cell which never transfer to the next generation is called as somatic cell. A cell जो कभी भी अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। और वह सेल, a cell which 101% transfer to the next generation is called as germ cells. ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बेसिक में बैकग्राउंड बता रहा हूं कि सोमेटिक सेल क्या है कि द सेल विच नेवर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड द सेल which transfer to the next generation is called as germ cells, और जो नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर, इसी बेसिस के ऊपर वेरिएशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन इज कॉल्ड एज सोमेटिक वेरिएशंस। एक को क्या बोलते हैं, सोमेटिक वेरिएशंस। एक को बोलेंगे सोमेटिक वेरिएशंस और दूसरे को बोलेंगे जर्मिनल वेरिएशंस। दूसरे क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेरिएशंस।
ध्यान से देखना, सोमेटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस व्हिच अकर्स इन सोमेटिक सेल, ऐसे वेरिएशंस जो सोमेटिक, वर्ड ही अपना मतलब बता रहा है, द वेरिएशंस व्हिच अकर्स इन सोमेटिक सेल्स आर कॉल्ड एज सोमेटिक वेरिएशंस। मतलब ऐसे वेरिएशंस जो केवल और केवल सोमेटिक सेल्स में हो रहे हैं उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे? सोमेटिक वेरिएशंस बोलेंगे। क्या कहा मैंने? वेरिएशंस व्हिच अकर्स इन सोमेटिक सेल, जो कहां होते हैं? सोमेटिक सेल्स में होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सोमेटिक वेरिएशंस। अब ये फ्रेंड्स बात करते हैं कि अपन ने कहा कि सोमेटिक सेल कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, सोमेटिक सेल कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। अगर सोमेटिक सेल में कोई वेरिएशन हो रहा है तो वो क्या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा? अगर सोमेटिक सेल खुद नहीं हो रही है तो सोमेटिक वेरिएशंस भी नहीं होंगे। मतलब क्या कहा अपन ने? द सोमेटिक वेरिएशंस नेवर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? नेवर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, कभी भी अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर डियर फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर देयर इज नो डिफरेंशिएशन अकर्स इन सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। वहां पर क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल इज इक्वल टू जर्मिनल सेल है। मतलब देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। सोमेटिक और जर्मिनल सेल के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए वहां पर जितने भी वेरिएशंस है, एक ही सेल है उसके अंदर वेरिएशंस होगा तो वो 101% नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। वापिस रिवाइज कर लेता हूं कि सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं? द वेरिएशंस व्हिच अकर्स इन सोमेटिक सेल्स आर कॉल्ड एज सोमेटिक वेरिएशंस। सोमेटिक cells never transfer to the next generation. So, somatic variations are also never transferred to the next generation. But in case of unicellular organism, अगर unicellular organisms की बात करें, unicellular organism में क्या होता है? They are made up of one cell only. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी है वो उनके अंदर एक ही सेल है और एक ही सेल जो भी लाइफ के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, नेसेसरी फंक्शन है, एक ही सेल के अंदर होते हैं। तो वहां पर देयर इज नो एनी डिफरेंशिएशन अकर्स इन सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। सो इनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं दे आर 101%, दे ऑलवेज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सोमेटिक वेरिएशंस, जैसे अपन ने कहा कि वेरिएशंस की जो ओरिजिन के लिए दो फिनोमिनन रेस्पॉन्सिबल है, वन इज क्रॉसिंग ओवर एंड अदर इज म्यूटेशन। लेकिन अगर सोमेटिक वेरिएशंस के अगर ओरिजिन के फैक्टर की बात करें कि इसका ओरिजिनेशन कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है, तो सोमेटिक वेरिएशंस जो है दे आर डेवलप ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। मतलब एनवायरमेंटल जो चेंजेस है, एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज हो गया, एनवायरमेंटल चेंजेस जो है, एनवायरमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंज हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, किसी लिविंग बीइंग का कलर चेंज हो गया, उसके बाल उड़ गए, ये सब क्या है? सोमेटिक वेरिएशंस है। ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन है मतलब इनका जो ओरिजिन है वो किसकी वजह से होता है? एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है। सो अगर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है तो इन वेरिएशंस को अपन एनवायरमेंटल वेरिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल वेरिएशंस भी कहा जाता है। एनवायरमेंटल वेरिएशंस भी इन्हीं को ही बोला जाता है, ध्यान रखना। और देखते हैं कि जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं, सोमेटिक वेरिएशंस अगर किसी लिविंग बीइंग में हो गए, सपोज उसके अंदर वो बन गए, उनका ओरिजिन हो गया, तो जैसे ही उस इंडिविजुअल की डेथ होती है तो सोमेटिक वेरिएशंस भी क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। मतलब डिसअपीयर after the death of individual। जैसे ही इंडिविजुअल की डेथ होती है सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। वापस रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। सोमेटिक और 101% डियर फ्रेंड्स, जेनेटिक्स इज वन ऑफ द वेरी 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 हाईली इंटरेस्टिंग साइंस। मजा आएगा आपको। वेरिएशंस क्या है कि वेरिएशंस बेसिकली दे आर टू ऑफ टाइप के द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर्स के अंदर जो डिफरेंसेस देखते हैं
चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस हो, चाहे फिजियोलॉजिकली डिफरेंस हो, चाहे एनाटॉमिकली डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंसेस है, they all are called as variations. Variations are two of type. One is somatic variations, another is germinal variations. Somatic variations क्या है? The variations which occurs in somatic cells. ऐसे variation जो somatic cells के अंदर होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? Somatic variations बोलेंगे. और as we know that somatic cell never transfer to the next generation. तो ऐसे वेरिएशन भी क्या होंगे? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे. लेकिन अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जहां पर सोमेटिक सेल में और जर्मिनल सेल में किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है और उन एक ही सेल है उसके अंदर कोई वेरिएशन हुआ तो वो 101% कहा जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा. अब बात करें कि सोमेटिक वेरिएशन का ओरिजिन कैसा होता है. सोमेटिक वेरिएशंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंटल के अंदर कोई चेंज होता है जिसकी वजह से सोमेटिक वेरिएशंस का क्या होता है? ओरिजिन होता है. सो such variations are also called as environmental variations. इनको क्या बोलेंगे अपन? environmental variations भी बोलते हैं. फिर का अगर किसी लिविंग बीइंग के अंदर, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर सोमेटिक वेरिएशंस का ओरिजिन हो जाता है तो जैसे ही उस लिविंग बीइंग की, उस इंडिविजुअल की डेथ होती है, सोमेटिक वेरिएशंस डिसअपीयर, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे नहीं, डिसअपीयर हो जाएंगे. फिर बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशंस की. द वेरिएशंस, ऐसे वेरिएशंस व्हिच अकर्स इन जर्म सेल. उल्टा है जस्ट इसका, occurs in germ cell. कहाँ होंगे? germ cell के अंदर होंगे. They are called as germinal variation. Word ही अपना मतलब बता रहा है. Variations which occur in somatic cells, somatic variations. Variations which occurs in germ cells called as germinal variation. And as we know that कि germ cells 101% next generation के अंदर क्या होती है? ट्रांसफर होती है. So they always, such variations are always transfer to the next generation. ये 101% क्या होंगे? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं. दे 101% दे आर ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन. फिर बात करें कि इनके लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो ये क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशंस. फिर बात करें कि डिसअपीयर होते हैं क्या? दे नेवर डिसअपीयर, दे आर परमानेंट. अगर जर्म सेल्स के अंदर कोई वेरिएशंस आ गया तो 101% वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. तो दे आर नेवर डाइड, never disappear after the death of individual. Okay, ये अपन ने जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन थी उसको अपन ने आराम से डिस्कस किया. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज जनरल टर्मिनोलॉजी. अब जनरल जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं. ध्यान से देखना, जनरल जो टर्मिनोलॉजी है उसको अपन लोग डिस्कस करते हैं. जनरल टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स की जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन लोग डीएनए के बारे में पढ़ते हैं. डीएनए बहुत ही बेसिक चीज है. डीएनए इज व्हाट? डीएनए की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं. इट इज डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. इट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. DNA is what? DNA is a biological molecule or biomolecule. We can also call it biomolecule. It is a biomolecule which acts as a genetic material in many organisms. ध्यान से important ध्यान रखना. It is a biomolecule. Acts as a genetic material. Acts as a genetic material in many organisms. In many organisms. मैंने यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मेनी ऑर्गेनिज्म लिखा है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखा, बिकॉज इन सम वायरसेस के अंदर आरएनए आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए इज व्हाट? डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. इट इज अ बायोमोलिक्यूल एंड व्हिच एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मेनी ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली डीएनए की अगर बात करें, इट हैज 3 मेन कंपोनेंट. इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है डियर फ्रेंड्स फॉस्फोरिक एसिड. क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड. फर्स्ट होता है फॉस्फोरिक एसिड. सेकंड होता है शुगर. और शुगर के अंदर कार्बन कितने होते हैं? इट इज द 5 कार्बन रिच शुगर. 5 कार्बन रिच. कौन सी होती है डियर फ्रेंड्स? ये शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज. कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर. फिर बात करते हैं थर्ड चीज क्या होती है? थर्ड होती है डियर फ्रेंड्स नाइट्रोजिनस बेस होते हैं. नाइट्रोजिनस बेस बेसिकली डियर फ्रेंड्स 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वन इज
प्यूरिन, एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पायरामिडिन, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। प्यूरिन डियर फ्रेंड्स दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है एडिनिन, एक होती है एडिनिन, एडिनिन को अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एक होती है गुएनिन, गुएनिन, एडिनिन गुएनिन, गुएनिन को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। पायरामिडिन भी दो तरह की होती है, डीएनए के अंदर बात करेंगे, आरएनए की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। कौन कौन सी होती है? थायमिन, थायमिन को अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और एक होती है साइटोसिन, उसको अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। वापस रिवाइज कर देते हैं। डीएनए इज अ बायोमोलिक्यूल व्हिच एक्ट्स एज genetic material in many organisms. Basically, it has three main components. One is phosphoric acid, another is a 5-carbon sugar which is called as deoxyribose sugar, and third one is nitrogenous bases. Nitrogenous bases are two of type. One is purine, another is pyrimidine. Purine are two of type. One is adenine. The symbol of adenine is capital A, and another is guanine, and the symbol of guanine is capital G. Then pyrimidine. Pyrimidine is two of type, again two of type. One is thymine. The symbol of thymine is capital T, and another is cytosine, and the symbol of cytosine is capital C. अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करें कि चार्ज क्या होता है डीएनए के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, और इस बार नीट के अंदर भी यहाँ से क्या क्वेश्चन आया वो मैं भी बताऊंगा आपको। जो डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है, डीएनए पजेस नेगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होगा डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और आपको पूछेंगे कि नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? डीएनए के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, जो फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से डीएनए के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब डीएनए के ऊपर अगर चार्ज की बात करें, डीएनए के ऊपर चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। और यह नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? The negative charge on DNA is due to the presence of phosphate group of phosphoric acid. Okay? दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कायरेलिटी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डियर फ्रेंड्स, कायरेलिटी क्या होता है? कायरेलिटी, कायरेलिटी, कायरेलिटी क्या होता है? कायरेलिटी इज व्हाट? किरेलता या कायरेलिटी क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कार्बन है, सपोज मैं कह रहा हूं ये कार्बन है, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? इट हैज 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर किसी एटम पर जितनी भी उसकी वैलेंसी है, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कार्बन का, जिसकी भी जितनी भी वैलेंसी है, उस वैलेंसी के ऊपर, उस जो वैलेंसी है उसके ऊपर अगर कोई अलग अलग एटम आकर ऐड हो जाए, द एटम इज कॉल्ड एज कायरल एटम। जैसे कार्बन की बात करें, यहां पे कोई एटम आकर जुड़ गया P, यहां पे जुड़ गया Q, और यहां पे जुड़ गया R, और यहां पे जुड़ गया S। नाउ अपन देख सकते हैं कि इसकी जो जितनी वैलेंसी है, उस वैलेंसी के ऊपर अलग अलग एटम्स आकर ऐड हो गए हैं। P, Q, R, S मैंने सिंबल बनाए हैं अलग अलग एटम्स को शो अप करने के लिए। नाउ द कार्बन इज कॉल्ड एज किरेल कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? किरेल कार्बन बोलेंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि डीएनए में जो किरेलिटी होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो डीएनए के अंदर जो किरेलिटी है उसके लिए डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो डियर फ्रेंड्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन डीएनए के बाद जीन, एलील, उनके बारे में जो भी जनरल टर्मिनोलॉजी है उसको अपन स्टडी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।